ह्यूमन इंटेंशन है कि वो कोई चीज़ अगर अप्लाई करते हैं सीखने के लिए तो हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, जो कि एक्चुअली हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें टाइम मांगती है। अगर एक आप थ्रेड मेथड सीखने पर अगर टाइम देंगे, एक बार सीख जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे मैंने क्या है थ्रेड मेथड और कितना काम करता है, कितना अच्छा है? थ्रेड मेथड कहें तो एक तरह से रीजनिंग का एक पजल का एक रामबाण उपाय है। इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा कुछ परफॉर्म किया है। मे भी हो सकता है थोड़ा सा पेपर इजी आया होगा, बट क्यों बोलना यार, मेरे से पढ़े वाले बच्चे हैं तो लाएंगे ही डेफिनेटली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं देव प्रकाश के साथ, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से हैं और समस्तीपुर नामक एक जिला है, उसमें एक कोई गांव है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो वो सब चीजें तो हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने अभी IBPS PO क्लियर किया है। रिसेंटली ये सिलेक्टेड है IBPS PO में और इन्होंने रीजनिंग में स्कोर किया है 37 मार्क्स। जी हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा 37 क्या पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद क्लासेस में बोलता था 15-17 नंबर, 18 नंबर से ऊपर अगर आप ला रहे हो तो आप एक टॉपर हो। और इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा कुछ परफॉर्म किया है। मे भी हो सकता है थोड़ा सा पेपर ईजी आया होगा, बट क्यों बोलना यार, मेरे से पढ़े वाले बच्चे हैं तो लाएंगे ही डेफिनेटली। तो चलते हैं, इस पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेलो देव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और चॉकलेट तो मैं दे चुका हूँ यार पहले, लेकिन फिर से एक बार दे देता हूँ। इसकी खुशी अलग ही है। ठीक है जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपके पूरे परिवार को। जी थैंक यू। तो ये बताइए कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा पंजाब एंड सिंध बैंक में हुई है। पंजाब एंड सिंध में। तो आपने कौन से मतलब प्रेफरेंस क्या डाला था अपना? प्रेफरेंस तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पंजाब नेशनल बैंक, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर कैनरा बैंक, फिर इंडियन बैंक, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। शायद 9th नंबर पे पंजाब एंड सिंध बैंक थी। लास्ट में लगभग बोल सकते हैं। हाँ लगभग लास्ट। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को एक डाउट रहता है कि अगर मैं प्रेफरेंस बैंक में कम वैकेंसी वाले बैंक को ऊपर भर दूंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक मिथ है, ये बिल्कुल आप दूर कर दीजिए। मैं अपनी क्लासेस में बताते भी रहता हूँ ये सब चीज़ें कि आपको प्रेफरेंस कैसा भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए। तो वो सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो देव, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देव हमारी कॉन्टेंट टीम के भी मतलब रह चुके हैं पार्ट जी। और क्या काम करते थे आप वो बता दीजिए खुद से। मैं प्रूफ रीड का काम करता था। सर के मेंस लेवल कंटेंट का उसको अच्छे से प्रूफ रीड करना मेरा ही काम था। लगभग लास्ट 1 ईयर और 2-3 मंथ अप्रॉक्स, इतने दिन से मैं टीम से जुड़ा हूँ सर से। और ये टीम से जुड़ने के बाद वो प्रूफ रीड करते करते मेरे खुद के परफॉर्मेंस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, खास करके वही रीजनिंग में, जो जहाँ मुझे पहले एक तरह से पहले तो रीजनिंग था ही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट प्रूफ रीड के साथ साथ मेरी और स्ट्रॉन्ग बनती गई। क्योंकि खास करके जो कंटेंट बनाते हैं, जो कमल मैम है, एक उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। उनका कंटेंट टॉप लेवल का होता है, टॉप नॉच पजल बनाते हैं। वो पजल बनाते बनाते मतलब दिमाग के धागे खुल जाते थे, ऐसे पजल होते थे। तो उस वजह से मेरी रीजनिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई। तो उनको भी एक क्रेडिट जाता है मेरी तरह से सिलेक्शन होने में। और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं और विथ 100% एक्यूरेसी। 37 मार्क्स के अटैम्प्ट किए थे, 37 मार्क्स मिले। और जिसमें 2 मार्क्स के पजल बनाए थे, 3 पजल बनाए थे, उसमें से तो 15 क्वेश्चन हो गए, जो कि 30 मार्क्स यहीं से निकल गए। उसमें से एक पजल थे जो कि थोड़े हार्ड कह सकते हैं, उसमें डबल रीअरेंजमेंट वाले थे, एक सेकेंड रॉ वाली थी, उसमें वो थोड़ा एक टिपिकल थोड़ा था, क्वेश्चन हार्ड टाइप का था, बट वो भी बन गया थैंकफुली वहाँ पे। और वो भी फर्स्ट, वो जो आपकी मिनिमम कंडीशन, मिनिमम पॉसिबिलिटी, उससे बनी थी। अच्छा, एक थ्रेड मेथड के लिए भी लोग बोलते हैं कि नहीं काम करता और ये वो, तो आपने ऑलरेडी 37 मार्क्स स्कोर किए हैं। जी। तो आप बोलेंगे तो शायद वो बच्चों को लग जाए जो नहीं मानते। क्या है थ्रेड मेथड और कितना काम करता है, कितना अच्छा है? थ्रेड मेथड कहें तो एक तरह से रीजनिंग का एक पजल का एक रामबाण उपाय है, जो जिसने सीख लिया उसके लिए पजल बहुत ईजी हो जाएगी। शुरुआत में मैं भी सीखने में टफ लगती क्योंकि सर्कल गोला होता है, बच्चों को फिर ऐसे लाइन में बना के सीखने में टाइम लगता है। बट एक बार सीख गए तो फिर आप किसी भी तरह रेक्टेंगुलर हो या टेबल, वो स्क्वायर वाला या सर्कल वाला, सब थ्रेड मेथड से ईजिली बन जाते हैं। और उसमें भी मिनिमम पॉसिबिलिटी वहाँ भी लगते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन मिनिमम पॉसिबिलिटी में बन जाते हैं।
दोस्तों एक बहुत ज़्यादा मेरे पास ना क्वेरीज आते हैं बच्चों के कि सर आप सिर्फ पजल 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 ही करवाते रहते हो, आप दूसरी चीज़ें नहीं करवाते हो। तो आपके सामने एक ऐसे एग्जाम्पल बैठे हुए हैं जिन्होंने रीजनिंग में IBPS PO मेंस, जो कि पूरे बैंकिंग एग्जाम का टॉप टू एग्जाम्स होते हैं, SBI PO और IBPS PO मेंस, इनके लेवल अलग ही लेवल होता है। और उस एग्जाम में अगर इन्होंने अपने 37 मार्क्स में मात्र 7 नंबर दूसरी चीजों से लाए हैं, 30 नंबर तो सिर्फ इन्होंने पजल से अगर हासिल किए हैं, तो आप ये समझ जाओ कि पजल का वेटेज कितना ज्यादा होता है। और एक बार आप अगर पजल सीख गए मतलब आप पेपर क्लियर कर लोगे, लेकिन पजल को छोड़कर आप बाकी पूरी चीजें भी सीख जाओगे तो शायद आप इतने मार्क्स स्कोर ना कर पाओ। एग्जाम तो क्रैक कर ही लोगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, आप अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर ले आते हो तो हो जाएगा। बट यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पजल का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, 50% 55% तक वेटेज होता है पजल का बैंकिंग एग्जाम्स में, तो इसको बिल्कुल अच्छे ध्यान से करिए। देव, एक चीज मैं, अच्छा आप कुछ कह रहे थे, पहले आप बोल लीजिए। अब तो जिस तरह लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुई तो अब तो कहूँगा 50 से भी ज़्यादा कह सकते हैं पजल का वेटेज, क्योंकि 2 मार्क्स के पजल थे सब। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली 20 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, उसमें से तो 15 क्वेश्चन तो पजल के ही थे। अच्छा। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्रिटिकल भी थे, तो मैंने क्रिटिकल एक भी अटैम्प्ट नहीं करा। 30 मार्क्स के तो पजल ही, और बाकी कुछ मिसलेनियस 1 मार्क्स के जो थे वो अटैम्प्ट किए थे। तो पजल तो मैं कहूँगा 60-70% अगर आप ऐड कर दें न्यू पैटर्न के हिसाब से तो कहना ये कम नहीं होगा। और एक चीज और है दोस्तों, अगर आप पजल में कमांड अच्छी बना लोगे ना तो रीजनिंग बाकी चीजें आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि दिमाग चलने लग जाता है। टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो मैं मिसलेनियस की प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत कम मौके में ही जो मिलती थी मैं वही बनाता था। बाकी मेरा सारा पजल वो ग्रेवी रीजनिंग का मेरा पजल ही था, बस पजल बना बना के ही मेरा रीजनिंग का मिसलेनियस भी एग्जाम में इजीली बन जाता था। अच्छा, एक चीज इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जिनका नाम लिया था, कमल, तो कमल जी हमारी कंटेंट की अभी सबसे बेस्ट कंटेंट बनाने वाली जो टीम मेंबर है वो हैं। और मैंने सोचा भी था कि कमल के साथ भी एक हम पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्द, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग भी चाहते हैं कि जो हमारी रीजनिंग की टॉप SBI PO IBPS PO मेंस लेवल के कंटेंट बनाती हैं, क्या उनके साथ भी आप पॉडकास्ट देखना चाहेंगे कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, और किस तरीके से आप भी अगर चाहें तो कंटेंट राइटर या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं अपना पार्ट टाइम। पहले तैयारी आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो देव, एक चीज़ और मैं पूछना नहीं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में अभी भी थ्रेड मेथड को लेकर एक डर बना हुआ है कि इससे नहीं बनेगा या सही नहीं है, हर जगह नहीं लगता, मतलब वो डर इनके मन में क्यों है, आपको क्या लगता है ऐसा? एक्चुअली हमारे ह्यूमन इंटेंशन है कि वो कोई चीज़ अगर अप्लाई करते हैं सीखने के लिए तो हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, जो कि एक्चुअली हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें टाइम मांगती है। अगर आप थ्रेड मेथड सीखने पर अगर टाइम देंगे, एक बार सीख जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में, मुझे भी जब प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था तो मुझे भी समझने में प्रॉब्लम होती थी, बट एक बार सीख लिया, थोड़ा टाइम लगे। मुझे अभी भी याद है जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मुझे लगभग 1 महीने तक पजल मेरे से नहीं बनते थे, 1 महीने के बाद बनने शुरू हुए थे। तो उस टाइम की वो बहुत खुशी हुई थी, और थ्रेड मेथड से ही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको ही फॉलो ही किया, बाकी कहीं और नहीं। तो बस वही से थ्रेड मेथड से प्री के पजल बनने शुरू हुए। फिर मैथ्स में भी अप्लाई किया तो मैथ्स में भी बनने लगे थ्रेड मेथड। चाहे वो रेक्टेंगुलर में भी कुछ लोग के डाउट होते हैं कि रेक्टेंगुलर नहीं लगते, जहाँ पे एक साइड 3 लोग बैठे हैं, एक साइड 1 है या 2 लोग हैं, उसमें नहीं लगते, बट मैंने वो भी बनाए हैं जो कि इजीली बन जाते हैं। जो आपने मेथड बताया ना डायरेक्शन, वो अपोजिट वाला, हाँ, उससे तो इजी, एक बार वो ड्रॉ कर लो, हाँ जी ड्रॉ कर लेने के बाद वो इजीली बन जाती है। वो तो फिर अगर प्रैक्टिस के साथ तो फिर याद भी हो जाती है, हाँ इतने मेंबर बीच में होंगे, तो वो इजी हो जाती है बहुत उससे। बिल्कुल। तो जो भी सीखना चाहते हैं थ्रेड मेथड, जिनको नहीं आता या मन में डर बना हुआ है अभी भी, तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही फ्री क्लासेस ली हुई है थ्रेड मेथड की, मास्टर क्लास, उसकी दूसरी तीसरी 2 3 4 क्लासेस मैंने ली हुई है। उनको बिल्कुल बेसिक से देखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को जब समझ में आएगी ना तो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारी बातें तो यहाँ पर हो गई। अब हम बात करते हैं देव की पूरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, जानेंगे ताकि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले और एक गाइडलाइन मिले कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या इन्होंने गलती की थी, किस तरीके से इन्होंने अपने पिछले 2-3 साल जो भी इन्होंने मेहनत की है, तो पूरा डिटेल में ये आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाले हैं। मतलब आप, मुझे भी जानना है कि आप कैसे आपने स्टार्ट किया था, और पूरा डिटेल में मुझे बताओ ये चीज़। जी, एक्चुअली मेरा पहले से कहे तो कुछ भी गोल नहीं था कि होता है ना बच्चों का कि बड़े हो के ये बनना है वो बनना, मेरा कुछ भी गोल नहीं था। हाँ, पढ़ रहे हैं,
अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, सही है, बट मुझे पता नहीं था क्या बनना है। तो ग्रेजुएशन मैंने जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम में एडमिशन लिया था, बीकॉम। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि मतलब वो आइडिया लग जाता है ना कि बीकॉम के बाद कुछ होगा नहीं, जॉब के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या फिर बीकॉम के बाद आप कुछ एमबीए कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट वो थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है उसमें। तो मैंने ये उसके बाद बीकॉम करते हुए मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ही तैयारी करूं। तो पहले तो मैंने सोचा कि एसएससी का करता हूं एक्चुअली में, बट मेरे एक फ्रेंड थे उस टाइम जिसने मुझे बैंकिंग का सजेस्ट किया कि तुम बैंकिंग का ट्राई करके देखो। तो उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग में भी पहले, उसके बाद वो देखे प्लेटफॉर्म, कौन कौन से टीचर अच्छे हैं। मैंने पूरे अच्छे से वो रिसर्च किया, अच्छे से उस टाइम पे ना वो क्योड़ा पे बहुत एक है ना प्लेटफॉर्म, जिसे बच्चे रिव्यूज़ देते थे इस सब्जेक्ट के टीचर वो अच्छे हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा तो मोस्ट ऑफ द 90% में मुझे रीजनिंग के लिए आप मिले। तो फिर वहाँ पे देखा प्लेटफॉर्म, आप पुराने प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाते थे जो कि, तो मैंने वहाँ पे फिर 2022 मेरा ग्रेजुएशन का लगभग लास्ट ईयर था। मैंने उस टाइम प्रिपरेशन करना शुरू किया, बट ऐसे ही कि हाँ कर रहे हैं, बट उस टाइम मैं श्योर नहीं था कि मेरे से होगा या नहीं, बट हाँ शुरू कर दिया था प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ईयर में तो एक्चुअली मैं ऐसे ही बस उस टाइम मैं घर से बाहर रहता था, स्टडी के लिए गया हुआ था कि थोड़ा मेरे के रूरल एरिया में घर है, तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी, तो नेट का इशू था, तो उस वजह से मैं घर से बाहर चला गया था पढ़ने के लिए, यही सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। वहाँ जाके भी मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही गया था कि वहाँ फिर जाके मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, आप जहाँ पढ़ाते थे, और फिर वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में तो मुझे बहुत टाइम लगे, थोड़ा मतलब 2-3 महीने लग गए मुझे अच्छे से ग्रैस्प करने में कि किस तरह से यहाँ प्रोसेस, मतलब किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुए थे, बट कुछ ही महीनों में मेरा रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, वो आपकी वजह से। और मैं सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं कहूँगा, मैं क्वांट के लिए भी कहूँगा। मैं क्वांट में एकदम डब्बा कुछ भी नहीं आता था मुझे। मैं फाउंडेशन क्लास करा था, मैंने से करा था उस टाइम, वो भी पढ़ाते थे उन पर, तो बट मुझे क्वेश्चन नहीं बनते थे मुझसे। तो फिर उस टाइम आप उस पर DI पढ़ाते थे, DI जो मुझे उसका अभी भी गाना याद है, जो दिया है उसके टोटल से डिवाइड करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। वो गाना ने मेरी एक तरह से कहे क्वांट की गेम पलट दी। मैंने DI से पूरा क्वांट सीखा अच्छे से, उसमें DI से फिर उसको मैंने अर्थमेटिक में धीरे धीरे अप्लाई किया, जो कि फिर मुझे एक तरह से क्वांट में एवरेज में स्कोर कर पाता था मॉक में भी। तो 22 में जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, बट वो फर्स्ट ईयर था, उसमें मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि मेरे साथ में ग्रेजुएशन भी चल रहे थे, तो सोचा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट ईयर से एग्ज़ाम दूंगा। तो मेरा मेरा अगर कहे तो 23 से मेरा जर्नी शुरू हुआ, 2023 से फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा एग्ज़ाम का। तो मैंने उसमें सारे फॉर्म फिल किए थे, उसमें से मेरा 3 एग्ज़ाम के प्री क्लियर हुए थे, बट मेंस कोई नहीं हुए थे। तो उस टाइम मुझे थोड़ा लगा कि हाँ हो सकता है मेरे से, जब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से प्री क्लियर हुए हैं तो मे बी पोटेंशियल है, बट मुझे पता नहीं था, मैं उस टाइम भी श्योर नहीं था कि मैं कर सकता हूँ क्यों कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेंस का जो लेवल था, मेंस DI मेंस पजल, उसमें बहुत प्रॉब्लम होते थे, इसलिए मैं श्योर नहीं था। बट वो आप पढ़ाते थे क्लास, मुझे लाइव क्लास मैं बहुत इन्जॉय करता था। उस टाइम मतलब आप 2-3 क्लास लगभग लेते थे डेली पर डे, वो मतलब कुछ काम चाहे और कोई क्लास मुझे रिकॉर्डेड कर लूँ, बट आपकी क्लास में लाइव प्रीफर करता था। अब भले ही मुझे पढ़ने का अगर नहीं भी मन है, तभी मैं क्लास में आके बैठ जाता था, कुछ तो सीखूंगा। अब वहाँ से फिर बढ़ते मैंने इसी तरह से करते मेरा वो एक बेस बन गया, क्वांट में भी बन गया, आपकी वजह से रीजनिंग जो हो ही गई। फिर इंग्लिश वहाँ पे निमिषा मैम पढ़ाते थे, उनसे वो भी हो गया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्री हो गई, बट मेंस नहीं हुआ था। बट उसके बाद फिर मैं घर से बाहर जैसे रह के पढ़ रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बहुत सारे टाइम इधर उधर जा रहे, क्योंकि घर से बाहर रह के पढ़ना, आपको वहाँ पे खुद से खाना भी बनाना पड़ता है, उसमें टाइम चला जाता है। आप उसके लिए अब शॉपिंग ग्रोसरी का कुछ भी सामान, आप उसके लिए बाहर जाइए, वहाँ पे टाइम चले जाते थे एक्स्ट्रा। तो मैंने उसी 1 साल फिर 2 साल लगभग पटना में रहा था, 22 से 23, और उस टाइम भी मुझे लगा कि नहीं, इतना मैं सारा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ 100%, तो मुझे शायद घर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2024 का वो टाइम था, मार्च मेरे एक भैया की शादी थी, उस टाइम मैं घर आया हुआ था। और शादी के बाद मैंने घर पे सोचा कि ट्राई करता हूँ, 1 महीना में घर पे रह के फुल फोकस के साथ पढ़ाई की। तो मुझे लगा मैं इससे अच्छा टाइम मुझे कहीं नहीं मिल सकता है पढ़ने के लिए, इतनी अच्छी जगह 100% मैं पूरा दे पा रहा था। तो मैं जो फिर इसमें एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी कहा कि मुझे बाहर जब मैं रह रहा था अकेला,
जी। तो पढ़ाई मतलब को समय नहीं दे पा रहा था। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं दे पा और रहा। ज्यादातर बच्चे मतलब ये सवाल करते हैं कि सर घर पे पढ़ाई नहीं होती, हमको बाहर जाना है। और मेरा अगर कहे तो सिलेक्शन का मेरा लास्ट 2 ईयर मैंने 2 साल का टारगेट लेके आया था घर वहाँ पटना छोड़ के कि घर से पढ़ूंगा। अब मैं 2 साल का टारगेट कि 2 साल के अंदर मुझे कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आप लोगों का टीचर होने के नाते, और दूसरा कि मैंने भी एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है 2017 में। तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो हम सोचते हैं ना कि हम जब अकेले रह के पढ़ाई करेंगे, बाहर जाके पढ़ाई करेंगे तो ही हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, घर में नहीं हो पाएगी। एक चीज़ को आप समझिए कि आप अगर बाहर जाकर करोगे तो आप ही को सब कुछ करना है। कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाना है, या तो आपके पास इफरात पैसा है कि आप मेड रखे हो सारी चीज़ों के लिए, बढ़िया घर लेकर रखे हुए हो, सब कुछ झाड़ू पोछा करने के लिए भी एक मेड आ रही है, खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए मेड आ रही है, तो आप बढ़िया सब कुछ कर लोगे। दूसरी चीज़ कि या तो आपको घर में काम करना पड़ता है और फिर आप बाहर जाके भी काम करना पड़ रहा है, तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ आपकी यहाँ भी है वहाँ भी है। पर अगर घर में आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, आप सिर्फ बैठे हो, मम्मी खाना बना दे रही है, आपको खाना समय पर मिल जा रहा है, आपके कपड़े घर पर धुल जा रहे हैं, तो आप बाहर जाकर पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो अगर ज़्यादा ही है तो, आसपास अपने घर के आसपास। अगर लाइब्रेरी नहीं है तो एक अलग बात हो सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो फैसले होते हैं ना, ये बाद में रिग्रेट का कारण बन जाते हैं कि काश मैं ऐसा कर लिया होता, काश मैं ऐसा कर ली होती। तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कभी भी। जी, तो मैं बता रहा था जैसे हाँ, मैं मार्च में घर शिफ्ट हुआ, मार्च अप्रैल वहाँ से पढ़ाई शुरू किया। कुछ महीने पहले घर पे रह के पढ़ाई करके चेक किया, कर लिया कि हाँ सही में हो रही है ना। तो फिर मैंने 2-3 महीने पढ़े घर पे। उसके बाद फिर मेरा पटना में वो तब भी वहाँ पे सब कुछ सामान था ही। तो मैं फिर पढ़ के जब मुझे लगा नहीं, फाइनल कर लिया कि नहीं अब मुझे घर से ही करना है। घर पे मुझे वैसा माहौल मिल गया, घर वाले भी सपोर्टिव थे। मैं पढ़ाई करते वक्त कोई भी काम मतलब किसी भी काम में मुझे इंगेज नहीं करते थे। पढ़ रहा हूँ तो हाँ पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने में अपना ध्यान देना है। तो उस वजह से मुझे घर से भी सपोर्ट मिले। तो फिर उसके बाद मैंने फुल्ली फोकस तरीके से घर पे पढ़ाई, थैंक गॉड कि अब थोड़ा वो डिजिटल इंडिया हो गया, तो घर वो गांव वो वाईफाई भी अब तरह से आ गया था। तो उस टाइम तो मैंने वाईफाई लगवाया घर पे। तो उस वजह से मुझे थोड़ी आसानी हुई ऑनलाइन पढ़ाई करने में घर से। और वो फिर वो जर्नी वहाँ से, एक्चुअल मेरी जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई। घर से जब शुरू किया वहाँ से मैंने अच्छे से मतलब 100% लगभग, शुरुआत में 6 महीने तो फिर भी 80-90% देता था। बट स्टिल जहाँ बाहर रह के जितना पढ़ता था उससे ज़्यादा मैं टाइम दे रहा था घर पे। तो उसके बाद 24 का एग्ज़ाम आया, सेशन शुरू, तो 6 के 6 प्री निकले। तो उसके बाद फिर उसमें ना मेंस में कोई नहीं हुआ, बट एक में रिजर्व लिस्ट में हो गया था आरआरबी क्लर्क में, और एक आईपीएस क्लर्क में मेरा फाइनल कट ऑफ 0.75 से मिस हुआ था, और 0.13 से रिजर्व लिस्ट का उसका कट ऑफ मिस हुआ था। जो 2025 1 अप्रैल को रिजल्ट आई थी। एक वो दिन था जो जिस दिन मुझे जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपनी पूरी एजुकेशनल जर्नी में उतना नहीं रोया हूँगा कभी भी नहीं। उस दिन मैं बहुत रोया था कि इतना माइनर नंबर से, मतलब माइन्यूट नंबर से छूट गया। तो उस टाइम मैं सोचता था कि एटलीस्ट 0.13 भी रहते तो रिजर्व में हो जाता, तो बाद में हो ही जाता। और वो फर्स्ट सेकंड रिजर्व लिस्ट में फुल हो गया था। बट थैंक गॉड कि वो नहीं हुआ। शायद मेरे किस्मत में पीओल बनना लिखा हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था। ये होता है, ये चीज़ मैं भी अक्सर बताया हुआ हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए फिर से बता देता हूँ कि मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, करीब करीब 18 महीने की मेरी प्रिपरेशन थी, और उस पूरी प्रिपरेशन में मैंने करीब करीब 30 से 40 फॉर्म्स भरे थे। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ IBPS का ही एग्ज़ाम नहीं होता था, बैंक्स अलग अलग भी एग्ज़ाम अपने PGDBF वाले निकालते थे, बहुत सारे आते थे। तो वो लगभग 40 से 50 फॉर्म्स मैंने भरे थे अपने 18 महीने की उस जर्नी में। और मेरा कभी भी कोई भी क्लर्क का पेपर क्लियर नहीं हुआ। मेंस प्रीलिम्स तो मेरे सारे ही क्लियर होते थे। लगभग 40-45 जो मैंने पेपर दिए थे उसमें से मुश्किल से 3 या 4 ही ऐसे प्री होंगे जो मेरे क्लियर नहीं हुए। इसके अलावा मेरे सारे प्री हमेशा से क्लियर हो गए थे, पर मेरा क्लर्क का पेपर कभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेंस क्लियर नहीं हुआ। और जिस दिन रिजल्ट आया तो फिर पीओ का भी रिजल्ट आया और क्लर्क का भी आया, दोनों में हो गया एक साथ। जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि रिजल्ट लिस्ट में जो था वो 1 साल तक लगभग नहीं आई। हर 3 महीने पे आती थी, देखता था नहीं था। उसमें तो बिहार से हूँ, तो बिहार का बस 4 बार आती है ना, उसमें 2 ही बार, एक बार लास्ट टाइम और एक सेकंड टाइम वाली में थी। सेकंड टाइम वाली में नहीं थी। उसमें ना पहला मैं 0.94 से रिजल्ट लिस्ट में रह गया था। फाइनल कट ऑफ में इतना डिफरेंस था मेरा। तो जब फर्स्ट लिस्ट आई थी बिहार की, उसमें 0.06 से मिस हो गया था। तो उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना से रह गया। अगर और हो जाता, यहाँ तक आ जाता तो मैं एटलीस्ट ये भी हो जाता।
बट वो कहते हैं ना, जो किस्मत में जब कुछ लिखा होता है ना, ये वाली लाइन तो मैं बोलता ही हाँ रहता जी, हूँ वो वक्त कि से पहले वक्त से हाँ पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जी। तो वक्त जब आएगा तो मिलेगा, और किस्मत में जितना होगा उतना मिलेगा। और एक और बात कि मैं जैसे 2023 में एग्ज़ाम दिया था, तो पीओ का मुझे लेवल बहुत हार्ड लगा था। एक्चुअली 23 में मुझे अभी याद है, वो साल का आईपीएस पे बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम था। रीजनिंग में सिंगल डिजिट में बच्चों के अटैम्प्ट हुए थे। मुझे अभी भी याद है, मुझे 4 या 5 मार्क्स मिले थे रीजनिंग में, एक भी पजल नहीं बने थे। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, पीओ मेरे से नहीं होगा। तो बट कलर के मेंस के भी एग्ज़ाम दिए, तो मैंने सोचा कलर में कर लूँगा। तो मैं कलर पे पूरे फोकस करने लगा, लेकिन पीओ का भी एग्ज़ाम देता था, ऐसा नहीं कि नहीं दे, मैं पीओ का भी देता था उसी मन से। तो बट वो कहते हैं ना, वही पीओ का फिर नहीं, मेरे मन में था ही नहीं कि मैं पीओ बनूंगा कभी। एक्चुअली मुझे नीलेश भैया बोलते थे तुम पीओ मटेरियल हो, कमल मैम भी बोलते थे कि हाँ पीओ के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पीओ बन सकते हो। बट वो कहते हैं ना, मुझे रिजल्ट से पहले तक नहीं लगता था कि मैं पीओ बन पाऊंगा। मुझे लगता था मैं कलर, क्योंकि सभी एसबीआई कलर के रिजल्ट आने आईपीएस कलर के, उसमें तो मैं लगभग श्योर हूँ कि ये हो सकता है, अच्छे अटैम्प्ट हैं उसमें। पीओ का में हाँ अटैम्प्ट अच्छे थे, बट वो रिजल्ट आया जब मेंस का, तो उसमें तो हो गया था, बट वो श्योर नहीं था कितना मार्क्स की लीड होगी, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है ना फाइनल सिलेक्शन में। तो 2023 का जो तुम बता रहे हो ना कि 2023 में बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, सिंगल डिजिट में अटेम्प्ट हुए थे, ये वही साल था जिसके बाद से मैं बच्चों को इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस मतलब प्रोवाइड करवाने लग गया। जी जी जी। बाकी पता नहीं दूसरे टीचर्स कौन से लेवल के देते हैं, मुझे नहीं आइडिया ये सब चीज़ों का, मैं दूसरों को नहीं देखता, लेकिन मेरे कंटेंट को देखकर काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि अंकुश सर इररिलेवेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ को याद रखना हमेशा, ये जो इररिलेवेंट आप बोलते हो ना, वो ऐसे ही बच्चे 2023 में बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, उनके तो 1-2 अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि इतना पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड था कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आप पढ़ के गए हो वो कुछ भी नहीं था उसमें, पूरा ही टोटली डिफरेंट। कोई क्वेश्चन आप उठा रहे हो तो वो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो रहा है, अगर बना भी पा रहे हैं तो 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन, 10, 12 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा 2 लेवल अप की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम इजी लेवल का ही करेंगे, इस लेवल का एग्जाम आता है तो हम इसी लेवल का करेंगे। आपको हमेशा 2 लेवल ऊपर जाकर तैयारी अपनी करनी चाहिए। अगर हार्ड की तैयारी करोगे तो इजी तो ऑटोमेटिक आप बना ही लोगे। तो दोस्तों पॉडकास्ट में आगे चलते हुए एक सवाल, पॉडकास्ट बोल लो, इंटरव्यू बोल लो, जो भी बोल लो यार, आज तो मतलब इसका दिन है, देव का दिन है। ऐसा ही दिन आपका भी आएगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप भी ऐसी अच्छी तैयारी करके यहाँ पर आइए, मुझसे मिलिए और ऐसी ही बात करिए, अपना जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो पूरी बाकी स्टूडेंट्स को सुनाइए। तो एक देव से और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई पजल नहीं बनता था या कोई डीआई नहीं बनती थी, तो कितना मैक्सिमम समय तुमने दिया है उसको सॉल्व करने के लिए? क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, मैं देखता हूं कि आजकल जो बच्चे हैं इनके अंदर पेशेंस बहुत कम हो गया है। आप बोलते हैं ना कि आज की डेट पे लोगों को 30 सेकंड की रील में अगर 5 सेकंड में मजा नहीं आ रहा है तो सीधा स्वाइप कर देते हैं, मतलब सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी एकदम। इस टाइप की जनरेशन थोड़ी सी हो गई है। तो आपको तैयारी करते 2-3 साल हो चुके हैं, तो आप ये बताइए कि आपसे जब कोई पजल या सिटिंग अरेंजमेंट या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल का नहीं सॉल्व हो रहा होता था, तो कितना समय आप मैक्सिमम देते थे? मैक्सिमम कहूँ तो 1 दिन भी मैंने दिया है। इसी दिन 1 दिन में एक पजल नहीं बन रहे तो मैं एक टाइम देता था, 1 घंटे तक अगर नहीं बने तो फिर उसको स्टॉप करके कुछ ब्रेक लेके उसके बाद फिर आता था, तो कुछ क्लू मिल जाते थे। ऐसा होता है मोस्टली बच्चों के साथ, ऐसा होता होगा कि अगर कंटिन्यू अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा ट्राई करना चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो उसके बाद फिर मैंने, अब जैसे मैं प्रूफ रीड में कभी करता था, कंटेंट टीम में था, तो मुझे तो क्वेश्चन बनाने ही बनाने थे, मैं स्किप भी नहीं कर सकता। तो मैंने एक क्वेश्चन पे मैंने 1 दिन 2 दिन भी दिया है, मुझे याद है। मैं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा रहता था कि उसको मैं स्किप नहीं करना चाहता था कि हाँ मुझे बनाना है, खुद से ही बना के देखना है, क्योंकि आंसर तो उसमें रहते ही थे, बट मुझे खुद से भी बना के देखना पड़ता है ना, क्योंकि सारा कुछ उसमें चेक करना पड़ता था। इसीलिए मैंने सब कुछ और उसमें मुझे 1 से 2 दिन भी लग जाते थे किसी क्वेश्चन में, तो मैं गिव अप नहीं करता था जल्दी। तो उस वजह से थोड़ा उस पजल से ना थोड़ा माइंड शार्प भी हुआ, वो जो मुझे हेल्प किया उसमें। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि आप स्किप नहीं करना चाहते थे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि ये तो एग्जाम में डुएबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो ये सही है या गलत है? नहीं, अब एग्ज़ाम में भले ही आप हार्ड क्वेश्चन को नहीं ट्राई कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, चल सकता है, बट आप घर पे जब बना रहे हैं
तो कोशिश करना चाहिए कि जितना हार्ड क्वेश्चन हो बनाना चाहिए, क्योंकि एक अगर माइंड का लेवल उस लेवल पे पहुंच जाता है ना, हार्ड लेवल बनाने की आदत लग जाती है, तो एग्जाम में अगर मॉडरेट पजल भी आए, मॉडरेट क्वेश्चन भी, चाहे पजल या डीआई कुछ भी, तो ईजी लगता है उस टाइम, डुएबल होता है, जो कि बन जाता है उस टाइम। जैसे इसी बार का ये एग्ज़ाम IPS PO का पजल डुएबल थे, सब इतने हार्ड नहीं थे। कुछ बच्चों को लगे होंगे मे बी हार्ड, कुछ बोले भी थे कुछ बच्चे के थोड़े हार्ड थे। एक पजल तो मैं भी बोल रहा हूँ हाँ, वो डबल अरेंजमेंट वाले थे, वो हार्ड थे, बट फिर भी डुएबल थे। अगर वो थोड़ा अच्छे से थोड़ा शांत मन से अगर सोचता तो वो बन जाता वो पजल भी, तो डुएबल थे उसमें वो भी। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी बता दो, टाइम बता दो कि कितना समय, आप डेली रूटीन ही एक तरीके से बता दो पूरा। मेरा तो जैसे कोई पार्टिकुलर मतलब किसी भी दिन अगर है तो मैं सारे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देता था। इंग्लिश कर रहा हूँ इंग्लिश भी करूँगा, GA भी था GA भी करूँगा, क्वांट है क्वांट भी करूँगा, और रीजनिंग भी करूँगा। बट मैं सबसे ज़्यादा टाइम मैं रीजनिंग को देता था, क्योंकि रीजनिंग मेरे प्रिपरेशन फेज में एक तरह से कहते हैं ना, वो ग्रेवी का काम करता था मेरे लिए। मेरी रीजनिंग अगर मेरी सही चल रही है तो मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है। जिस दिन मैंने रीजनिंग नहीं किया तो मुझे लगता था नहीं यार कुछ नहीं पढ़ा मैंने, और रीजनिंग करके वो थोड़ा जो मन को खुशी मिलती थी ना, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में और अच्छा फील होता था, जो वहाँ पे भी मॉडल बूस्ट होता था जिससे। रीजनिंग को जो भी लोग कम समय देते हैं दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा, रीजनिंग क्या है पहले तो आप ये समझिए। जिस दिन ये समझ जाओगे ना तो सबसे ज्यादा समय आप भी रीजनिंग को ही दोगे। रीजनिंग आपकी तार्किक शक्ति है। आपकी तार्किक शक्ति मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता एक तरीके से। तो आप कितना तेज, कितना जल्दी चीजों को पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो और सोच पा रहे हो, अपने दिमाग का कितना ज्यादा आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, कितना यूज आप अपने दिमाग को कर पा रहे हो, ये है रीजनिंग। तो अगर आप ये सब्जेक्ट को करने लग गए ना अच्छे से मन लगाकर और इस पे समय देने लग गए, तो मैथ्स भी आपका अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और बचे हुए जो भी सब्जेक्ट है आपके वो सारे अच्छे हो ही जाएंगे। सब कुछ टिका हुआ है रीजनिंग के ऊपर। जी, मेरे केस में ऐसा ही था। मेरे रीजनिंग मेरी सारी सब्जेक्ट अच्छे कर दिए, क्योंकि रीजनिंग में हार्ड पजल बना बना के माइंड शार्प हुई, तो क्वांट में मदद मिली। वो वही फिर इंग्लिश में भी वो लॉन्ग पीजे जो होते थे एग्जाम में, वो पहले नहीं बनते थे, बट वो होता ना माइंड शार्प होने के बाद आप कोई भी चीज़ अगर हार्ड भी आ रही है ना, थोड़ा जल्दी वो समझ में आ जाती थी। शुरुआत में टाइम लगते थे, बट वो माइंड शार्प हो जाने के बाद हार्ड पजल, हार्ड DI भी, और रीजनिंग में पजल, क्वांट में हार्ड DI, इंग्लिश में RC हो गए या PJ हो गए हार्ड वाले, वो थोड़ा जल्दी समझ में आने लग गया था। तो जो हर किसी का कोई ना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कोई एक। तो मेरा जैसे रीजनिंग था, तो मैं रीजनिंग को इतना अच्छे से किया कि मेरे बाकी सब्जेक्ट में भी मुझे हेल्प मिला। अगर किसी का जैसे क्वांट अगर हो तो क्वांट को इतना अच्छे से समय दे कि उसका माइंड शार्प हो जाए। जैसे अगर उसके रीजनिंग, जैसे मेरा एक दोस्त है उसका क्वांट अच्छा था, बट रीजनिंग में वो थोड़ा लैग करता था, तो मैं उसे सलाह देता था कि भाई तुम रीजनिंग को थोड़ा टाइम देना शुरू करो। लास्ट ईयर मुझे याद है उसके क्वांट के रीजनिंग के सेक्शनल नहीं निकले थे IPS PO मेंस में, और इस साल हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन किया, उसके भी 30 मार्क्स आए, अप्रॉक्स 30 है। और उसको मैंने कई बार लगभग 6 महीने पहले तक वो बोलता था कि भाई तू रीजनिंग को समय दे, रीजनिंग तुम्हें एग्जाम में बचाएगा। और साथ में और कोइंसिडेंस देखिए, हम दोनों का एग्जाम में मार्क्स लगभग से मेरा 88 और उसका 89.75 है शायद। हम दोनों का इंटरव्यू भी सेम डे, टाइमिंग भी सेम डे, और बैंक प्रेफरेंस दोनों को सेम मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रीजनिंग के लिए मैंने उसे मतलब बहुत बोलता था, उसका क्वांट अच्छा था, क्वांट से स्कोर कर लेता था, रीजनिंग में लैग करता था, तो मैं उसे बहुत बार बोला भाई तू रीजनिंग को अच्छे से समय दे, एक बार रीजनिंग को तुम रिस्पेक्ट दोगे ना तो रीजनिंग तुम्हें एग्जाम में वापस रिस्पेक्ट देगी फिर। और इस बार दिया। तो अपने पूरे प्रिपरेशन फेस में जो स्ट्रगल आए हो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल तो आता ही है। जी। तो क्या क्या स्ट्रगल फेस किए? मेरे केस में तो यही स्ट्रगल था कि मैं शुरुआत के फर्स्ट ईयर तो मुझे नहीं लगता था मैं बैंकिंग एग्ज़ाम कभी क्रैक कर भी पाऊँगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे मेंस के क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगते थे। मैं मतलब क्लास करते करते मैं सोचता था मैं कुछ और ऑप्शन देखूँ, कभी MBA का सोचता था, बट वो MBA का वो थोड़ा कॉस्टली होता ही है, तो उस वजह से मैं फिर वो पीछे हट जाता था। और BCom से हूँ तो मुझे कोई बैंक लोन भी नहीं देगा कि हाँ भाई जा तो MBA कर अच्छे कॉलेज से, उसके लिए कैट करो। तो कैट का अगर कोई प्रिपरेशन करे तो उससे अच्छा बैंक का भी कर ले, क्योंकि दोनों का लेवल जहाँ तक सुनाई लगभग मतलब मिलता जुलता है। अगर कैट का बच्चा कर रहा है तो बैंकिंग एग्जाम इजीली निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। तो मैंने बैंकिंग को ही सोचा बैंकिंग ही करता हूँ। और वो थैंक गॉड कि मेरे केस में आप थे जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू रखा। अगर आप नहीं होते तो क्या पता मैं गिव अप कर देता, बट आप थे जिस वजह से मैं
मुझे पढ़ने का नहीं भी इच्छा होता था मैं तब भी क्लास देखता था आपके, और उस वजह से मेरा मतलब इतना इम्प्रूवमेंट होते गया कि वो फिर धीरे धीरे मेरे एग्ज़ाम में दिखने लगे, और जो एग्ज़ाम वो प्री क्वालिफाई होने लगे, फिर मेंस में जब कुछ मार्क्स से मिस होने लगे तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होने लगा कि नहीं भाई तू कर सकता है, तो बस लगा रहा। तो और एक ये भी चीज़ होता है, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, तो ये थॉट मैं कहूँगा कि ये माइंड में अगर ये थॉट बिल्कुल ना आए तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। मेरे केस में भी यही था, फर्स्ट ईयर मुझे बहुत ऐसे थॉट आते थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या। बट ये मैं जैसे बताया कि लास्ट 2 ईयर मेरे घर पे जब शिफ्ट होकर पढ़ाई शुरू किया तो मुझे एक बार भी माइंड में नहीं आया कि नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि जब माइंड में निगेटिव थॉट आती है ना तो वो थोड़ा हावी हो जाता है माइंड पे, तो आप वो थोड़ा उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो माइंड को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना पड़ता है कि हाँ भाई तो बस लगा रहे, हो जाएगा, लगा रहे। तुम्हारा कोई ना 6 एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग में, कोई एक भी एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। प्री क्वालिफाई हो रहे हैं तुम्हारे सारे, चाहे मेंस में भी कुछ मार्क्स से मिस हो रहे हैं, तो लक फैक्टर भी होता है, ये मैं भी मानता हूँ। कितना भी आप मेहनत करो, लक तो बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैटर करता है, लक अगर साथ नहीं देगा तो बिल्कुल कितनी भी मेहनत कर लो फल नहीं मिलता। जी जी। तो ये तो है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, इसीलिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? ये इसीलिए बोलते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल जब आपको मिलना होगा ना तभी मिलेगा। वो आप कितने भी कर्म कर लो, आपको वो आपके हिसाब से नहीं होगा कि मुझे कल चाहिए तो मुझे कल ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जब वो मिलना होगा वो तभी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थक हार के बैठ गए घर में, क्या अरे छोड़ो, बस ये नहीं करना है। देव, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है जो पूछना चाहूँगा कि जब हमारी प्रिपरेशन जर्नी चल रही थी तो प्रिपरेशन जर्नी के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें अच्छी लगी या कुछ मेमोरेबल ऐसे पॉइंट्स जो तुमको याद रह गए हों, जो आज कुछ शेयर करना चाहते हो मेरे साथ या स्टूडेंट्स के साथ? जी जी। एक तो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था, मतलब क्लास भी करता था तो मतलब ऐसा कभी भी क्लास बोरिंग नहीं लगता था मुझे। मतलब 1.5 घंटे का 2 घंटे का भी क्लास होता था, मज़ा आता था सच्ची बिल्कुल। और एक वो टाइम था जब 2023 में जब मेरा वो स्टार्टिंग ईयर था, मतलब एग्ज़ाम का फर्स्ट ईयर में, तो उस टाइम में बहुत तो सेल्फ डाउट में था कि मेरे से होगा या नहीं। एक वो टाइम था तो मुझे याद है पुराने प्लेटफॉर्म पे जब आप पढ़ाते थे तो वहाँ पे वो कमेंट सब बहुत बच्चे करते थे, तो आपने उस क्लास में ना कुछ बच्चों के कमेंट देख के आप नाम लिए थे कुछ बच्चों के, वो बोले थे कि तुम लोग बैंकर बन जाओगे। और मैं उस टाइम में सोच रहा था कि मेरे से मुझे लगता है कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर इतना सेल्फ डाउट है मेरे से नहीं होगा। मैं सोच रहा था कैसे कर पाऊँगा मैं। वो टाइम था कि जब मैं सेल्फ डाउट में था तो मैं नहीं कर पा रहा था पढ़ाई में भी अच्छे से, मतलब वो डाउट आते रहता था ना, तो फिर मैं उतना 100% नहीं दे पाता था। बट जैसे ही मेरे माइंड से वो सेल्फ डाउट निकला तो फिर मैं अच्छे से पूरा फोकस करके पढ़ाई करने लगा। और एक और चीज़ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता था, आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे जो आप पहले शेयर करते थे उस प्लेटफॉर्म पे, आप क्लास में पजल भी बनाते थे तो आप जहाँ उसको अरेंजमेंट में बैठाते थे 90% ऑफ द टाइम मैं भी वहीं बैठाता था। एक होता था ना कि 8% का अगर रॉ है चाहे तो आप कहीं भी बैठा सकते हैं, बट आप जहाँ रखते थे मैं भी वहीं रखता था, क्योंकि पहले बनाने देते थे आप क्वेश्चन तो हम लोग बना के पहले रेडी कर चुके थे और उसके बाद आप बनाते थे, तो मैं जहाँ बनाता था आप भी वही करते थे। तो मैं उससे मुझे लगता था मैं आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था। एक तरह से ऐसा बॉन्ड बन गया था, मतलब भले ऑनलाइन क्लास कर रहे थे बट आपसे एक ऐसा बॉन्ड बन गया था कि मैं आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता था। और एक तरह से मतलब इतना अच्छा रहा बॉन्ड कि वो बॉन्ड मुझे सिलेक्शन तक मुझे पहुंचा दे कि मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था, जो कि अब जाके फाइनली। और एक और चीज़, जैसे आप बताए कि आप जब बोलते थे कि बनूंगा पीओ बनूंगा, कलर का रिजल्ट आया था आप साथ ही साथ पीओ का भी आ गया था और पीओ बन गए थे आप एक ही साथ। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ, मैं आरआरबी क्लर्क में रिजर्व लिस्ट में था, तो उसकी 31 दिसंबर जस्ट ये 20 दिनों पहले रिजल्ट आई थी, तो उसमें मेरा हो गया था लास्ट लिस्ट में। तो मुझे खुशी भी कि हाँ मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। मैं उस टाइम भी मैं श्योर नहीं था कि मेरा पीओ हो जाएगा कुछ दिनों में, मैं उस टाइम भी बिल्कुल भी श्योर नहीं था। मैंने आपको बताया था वो कलर की रिजल्ट हो गया था, आपने मुझे वो शुभकामनाएं दी थी, बट उसके कुछ दिनों बाद फिर पीओ का रिजल्ट आ गया तो पीओ भी हो गया। तो इससे तो मैं पूरा मतलब 100% फिर श्योर हो गया कि नहीं, मैं सर की लाइफ से बहुत रेजोनेट करता हूँ कि सर भी कलर बने पीओ साथ में बने, मेरा भी सर आरआरबी पीओ बने, बट मैं आईपीएस पीओ ही सही बट पीओ बन गया और आरआरबी कलर भी बन गया। आईपीएस पीओ ही सही नहीं, आप और अच्छे बने हो एक तरीके से बोला जाए, वरना गांव में पोस्टिंग होती। हालांकि मैं तो नहीं मानता, दोनों को मैं सेम ही मानता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ शहर में पोस्टिंग मिलेगी इसलिए अच्छा है, तो सबके चॉइसेस अलग अलग होते हैं। पोस्ट तो वही सेम ही है बट बिल्कुल पोस्ट तो वही, ऑफिसर ही रहोगे चाहे वहां रहो चाहे यहाँ रहो, ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ही बनोगे, मैनेजर थोड़ी बन जाओगे। तो एक चीज जो आपने अभी कहा तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूंगा।
आज तक वैसे गलत कभी नहीं हुआ, जो जैसे बोल रहे हो ना कि आप नाम लेते थे कुछ स्टूडेंट्स का कि तुम जी, पीओ जी। बन जाओगे, तुम बैंकर बन जाओगे। एक टीचर को पहले दिन से पता हो, ये कहीं सुना होगा आप लोगों ने कि एक टीचर को पहले दिन से पता होता है कि कौन बच्चा सिलेक्शन ले पाएगा, कौन नहीं ले पाएगा। तो क्या होता था कि जब मैं कोई क्वेश्चन देता था और उसके बाद मैं ऑब्जर्व करता था कमेंट्स में कि कौन बच्चा ट्राई कर रहा है, कौन बच्चा आंसर दे रहा है, कौन गलत आंसर दे रहा है, कौन सही आंसर दे रहा है, क्यों कौन पेशेंस के साथ आखिरी तक बैठा हुआ है क्लास में। तो इससे समझ में आ जाता था कि कौन बच्चा क्लियर कर ही लेगा, कौन नहीं कर पाएगा ये नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, क्योंकि कब कौन कर जाए ये हो सकता है, लेकिन कौन कर जाएगा, जो कर ही जाएगा वो चीज समझ में आ जाती थी। तो वैसे ही मैंने हमारा नाम लिया था, और अभी तक अगर मैं बोलूं तो मैंने जितने बच्चों का नाम लिया था लगभग सब जी, सिलेक्टेड जी, है। हाँ। अब मैं नाम लेना बंद कर दिया हूं, क्योंकि जी, अब मैं जी। ज्यादा कमेंट्स भी नहीं देखता हूं, क्योंकि आप बोर्ड से आप पढ़ाते ना, तो बोर्ड से हाँ, कमेंट बोर्ड से देखना कमेंट थोड़ा देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जी। जाती है। तो अब मैं इसलिए नाम लेना कम कर दिया हूं। वैसे मैं गारंटी देता हूं अगर मैं नाम लेना स्टार्ट कर दूं तो आप भी अपने आप को बैंकर देखेंगे आने वाले कुछ समय में। जी। और एक चीज और आपने बोली जो कि सेम जिस जगह पे आपने ए को बैठाया मैंने भी ए को वहीं रखा है। जी। ये चीज क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं दोस्तों। कि देव जब कोई पजल सॉल्व करता था और थ्रेड मेथड है इन केस मान लेते हैं, तो ए को अगर इसने लेफ्ट से थर्ड पे लिया तो मैंने भी लेफ्ट से थर्ड पे लिया है। इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इसने क्लासेस अच्छे से फॉलो की थी। क्योंकि आप भी अगर क्लासेस मेरी अच्छे से फॉलो करोगे तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि मैं कभी भी कुछ भी कहीं से भी नहीं करता हूं। पजल में एक अप्रोच फॉलो होती है। अगर मैं लेफ्ट से थर्ड पे ले रहा हूं तो मैं हमेशा लेफ्ट से थर्ड पे ही लूंगा। अगर मैं राइट से थर्ड पे ले रहा हूं तो मैं राइट से थर्ड पे ही लूंगा हर बार। 10 में से कम 9 बार, एक आध बार हो जाता है कि इस जल्दीबाजी में कहीं रबी रख दिए, बट एक अप्रोच को फॉलो करना होता है। वो अप्रोच आप जिस दिन फॉलो करने लग जाओगे, आपसे भी पजल्स बहुत आसानी से और जल्दी बनने लग जाएंगे। जी, मेरे केस में ये भी हेल्प रहा। मैं कमेंट करता था पजल बनाने के बाद जल्दी डन, जितना जल्दी हो सके डन लिखता था। तो उस वजह से आपने नोटिस किया है, साथ ही कंटेंट में नीलेश भैया उन्होंने भी नोटिस किया। वहीं से मुझे ऑफर भी आया था प्रूफ रीड का। तो मैंने कुछ बच्चों को, कुछ मेरे साथी और कुछ क्लास के फ्रेंड लोग को आए थे, बट बाकियों ने उस टाइम मना कर दिया। बट मैंने कहा कि मेरा एक ये था कि बचपन से ही मैं अपने अंकल के साथ रहता था बचपन से, क्योंकि मैं पापा के साथ रहा था घर पे, पापा मम्मी के साथ कुछ साल तक। फिर उसके बाद घर से थोड़ा दूर एक मतलब पढ़ाई के लिए, क्योंकि गांव में रहता था ना, तो उधर स्कूल नहीं होते थे, तो घर से दूर मेरे अंकल रहते थे थोड़ा एक हट के कुछ, तो वहाँ मैं अंकल के साथ रहता था। तो वो मुझे हमेशा सिखाते थे कि लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले वो ग्रैब करना चाहिए और कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मुझे वो यहाँ पे मदद किया। ऑफ़र आया मुझे प्रूफ रीड का, मैं कहा करके देखता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर करते रहूँगा। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया, और उसके बाद तो फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो शुरुआत में कुछ तो 2 महीने प्रूफ रीड किए, कंटेंट मतलब जो पुराने टारगेट बैच किया कुछ भी थे वो किया। वहाँ से फिर नीलेश भाई को शायद लगा कि पोटेंशियल है, तो फिर मुझे मेन कंटेंट टीम जो आप क्लास में पजल करवाते थे वो मुझे देना शुरू किए। और वो उसके बाद तो फिर बहुत हेल्प हुई मुझसे। मैं अभी भी कहूँगा, और आप सबका आपका भी कंट्रीब्यूशन, नीलेश भैया, अमिता मैम का भी कहना चाहूँगा। इंटरव्यू जब जैसे था, मुझे उसे 4 से 5 दिनों पहले मैंने अमिता मैम से सेशन किया। मुझे पहले कर लेना चाहिए था, बट मैं पहले सोच रहा था कि पहले पूरा बैंकिंग, पूरा अवेयरनेस पूरा अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर सेशन होगा। पहले होता है ना, आंसर प्रिपेयर कर लो, उसके बाद फिर मतलब प्रेजेंटेशन सब सीख लूँगा। बट 4-5 दिन, जब इंटरव्यू से 4-5 दिन बचे थे, तब मुझे लगा नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं सीखूँगा कब। तो फिर मैंने अमिता मैम से कॉन्टैक्ट किया, तो फिर मैंने सेशन उनसे सेशन लिया। तो वहाँ पे मुझे बहुत मतलब आंसर तो पता थे मुझे, बट मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था सही से। तो मैम से मैंने वो सीखा जो कि मुझे इंटरव्यू में हेल्प हुई। और मुझे इंटरव्यू में एग्जैक्ट मेरे सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे, मुझे एग्जैक्ट उतने ही मिले। तो मैं फाइनल स्टेज में जो मुझे हेल्प मिली वो मैम के सेशन से मिली, और जो कि मुझे सिलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे देव, जिनके साथ आप आज का हमारा पॉडकास्ट देख रहे थे। और फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, और अप्रॉक्स इनकी एज अभी 24-25 साल के हैं ये। और IBPS PO में पंजाब एंड सिंध बैंक में ये प्रोबेशनरी ऑफिसर बन चुके हैं। IBPS PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर ये बन चुके हैं, असिस्टेंट मैनेजर ये बन चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं इनको बधाई देना चाहूँगा बहुत बहुत। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके देव।
काम भी आपने किया हुआ है ऑलरेडी मेरे साथ मेरी कंटेंट टीम में, तो पहले से जानता तो मैं था ही, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई मुलाकात हुई है। थी। फोन पे भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक आध बार ही बात हुई है हमारी, कभी बात नहीं हाँ, हुई थी। व्हाट्सएप पे, हाँ वो व्हाट्सएप पे ही होती थी हाँ, जी, ज्यादातर जी, बात जी। होती थी तो फाइनली आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जी बहुत। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं जब प्रिपरेशन करता था तो जब वो शुरुआती फेज में था, जब मुझे आपसे पूरा कनेक्टेड फील करने लगा था, तब मैं सोचता था मेरा सिलेक्शन भले ही हो या ना हो, इन फ्यूचर में सर से मिलने ज़रूर जाऊँगा रायपुर उनके घर पे। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि मैं सिलेक्शन लेके मिलने आया हूँ, इसकी खुशी कुछ और ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसी ही खुशी आप भी अगर पाना चाहते हैं तो जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और आइए इस टॉपर्स पॉडकास्ट में, बैंकिंग क्रॉनिकल टॉपर्स टॉक विथ टॉपर्स, और क्या बोले। इसके अलावा दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप के जानने वाले कोई फ्रेंड्स भी हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या अभी जिनका रिजल्ट आया है, या जो बैंक में काम कर रहे हैं, जो आकर मुझसे मिलना चाहते हैं या मेरे साथ ये पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप दिए हुए नीचे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी आपको दिख जाएगी, इस पे आप लोग मेल कर दीजिए अगर आप आना चाहते हैं तो। और आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वो वाली लाइन में फिर से कहना चाहूंगा, कर्म किए जब फल की चिंता मत कर, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और किस्मत भी उसी इंसान की मदद करती है जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।